शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। बीज रहित खीरा की खेती से कमाए अच्छा खासा मुनाफा। किसान भाइयों, विशालकाय वृक्षों को बौना रूप देकर गमले या प्यालियों में उगाने की कला को बोनसाई कहते हैं। यह जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है, जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला काफी प्रचलित हुई है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। अगर आपने भी बोनसाई वृक्ष लगाया है तो इसकी देखरेख किस तरह से करें, इसके बारे में बता रही हैं बोनसाई पौधे तैयार करने वाली जिला भोपाल की गृहिणी रेवा जैन। मैं इस फील्ड में करीब 23 साल से हूँ और मेरे यहाँ कम से कम 500 प्लांट हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। काफ़ी वैरायटी है। मुझे वैरायटी में काम करना बहुत पसंद आता है। हर कोई फाइकस की वैरायटी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जल्दी मरता नहीं है, हार्डी प्लांट रहता है, वो काफ़ी साल तक चलता है। पर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं हर पौधों पे काम करना चाहती हूँ। बोनसाई यानी वृक्षों का बौना रूप, जो शौक के तौर पर लोग अपने घरों पर गमलों में लगाते हैं, जो देखने में काफी अच्छा लगता है और आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाता है। लेकिन इस तरह के पौधों की विशेष देखरेख करनी पड़ती है। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, इस समय इसका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। पौधे बोनसाई के जो होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, उनमें मिट्टी बहुत कम होती है, इसीलिए वो जल्दी सूख जाते हैं। उसकी कुछ मिट्टी ऊपर से निकाल कर 5 भाग कोकोपीट ले लीजिए, 1 भाग मिट्टी ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से मिक्स करिए और बोनसाई के जितनी भी ऊपरी की परत है उनको थोड़ा सा मिट्टी निकाल कर आप उस कोकोपीट की मिट्टी को उसमें डाल दें, तो उससे ठंडक पहुंचती है। दूसरा, आप चाहें तो उसमें आप कंडे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कंडे का इस्तेमाल करना मतलब वो भी आपको बहुत अच्छा ठंडक देगा और पूरे बोनसाई को कवर कर देगा। तीसरा, आप चाहें तो वो जो बोरी होती है उसका इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं, या फिर आप के पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो मॉस, बहुत अच्छी मॉस लेकर, उसकी थिकनेस खूब अच्छी होनी चाहिए बोनसाई में, जो उसको पूरा कवर कर ले, जिससे कि पानी डालें तो वो मिट्टी भी ना बहे और वो उसको ठंडक पहुंचाते रहे धीरे धीरे। गर्मी के दिनों में आपको सुबह जो है पानी देने का समय जो होता है वो 10 बजे से पहले देना होना, और इवनिंग में जो है यानी शाम के टाइम आपको 6 बजे के बाद देना है। पूरे पौधों को नहलाएं, स्प्रे करें, तो उससे पौधे के जो पत्ते होते हैं वो ख़राब नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप आइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ टुकड़े गर्मी के दिनों में धूप में आप आइस भी डाल सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो पानी ज़्यादा नहीं मांगते हैं, जैसे जेड है, एडिनियम है। ये पौधे को आप धूप में भी बहुत अच्छे से रख सकते हैं, उसको नेट की ज़रूरत नहीं होती है।
चाहे कितनी भी गर्मी हो, वो जितने धूप में रहेंगे उतना उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। बाकी कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो सिर्फ मतलब छाया में रहना पसंद करती हैं, उनको आप अलग रखें। और जो थोड़ा सा धूप बर्दाश्त कर सकती हैं फाइकस की वैरायटी, उनको शेड में रखें, अलग शेड में रखें, जिससे पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो छाया में रहते हैं उनमें ज़्यादा पानी देने से भी वो ख़राब होते हैं, चाहे वो गर्मी का सीज़न हो या फिर ठंड का हो या बारिश का हो। उनकी देखभाल थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। बाकी और भी प्लांट हैं कुछ कुछ ऐसे, जैसे राइटिया है। गर्मी के दिनों में राइटिया का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो हमेशा उसकी मिट्टी गीली होनी चाहिए, वरना वो प्लांट मर जाता है। जैसे जेड और एडिनियम पानी ज़्यादा नहीं मांगता है। गर्मी के दिनों में भी अगर आपने जेड और एडिनियम में पानी एक हफ्ता नहीं दिया तो भी वो जीता है और अच्छा सर्वाइव करता है। बाकी हम लोग जैसे बॉक्सवुड वगैरह है, इसमें बहुत ज़्यादा अगर आपने पानी डाला तो वो पौधा ख़राब होने लगता है। बॉक्सवुड की भी 3-4 वैरायटी होती हैं, तो उसके हिसाब से भी बॉक्सवुड बहुत डेलिकेट होता है, हमें उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बोनसाई में जितनी रूट्स अच्छी हेल्दी होंगी वो पुराना प्लांट दिखता है। ऐसा नहीं कि आपके दुबले पतले हैं तो वो रूट्स नहीं दिख रहे हैं तो वो बोनसाई है। ठीक है, वो मामे वगैरह में चलता है। जो 60 सेंटीमीटर के ऊपर का प्लांट होता है उसकी रूट्स को बहुत अच्छे ध्यान में रखना चाहिए और उनकी रूट्स को हमेशा फैला के रखना चाहिए, तो आपको एक बहुत अच्छा खूबसूरत प्लांट दिखे, मतलब एक पेड़ दिखेगा। इन पौधों में कुछ समस्याएं कई छोटी छोटी गलतियों के कारण आती हैं, इसलिए आप सभी इन बारीकियों को जानें और उसको ठीक ढंग से अपनाएं, नहीं तो आपका बेशकीमती पौधा खराब हो सकता है। वैसे तो देखिए, मॉस भी आपको हर जगह मिल जाएगी आजकल, कोकोपीट भी मिल जाएगा। मॉस जो है, आप देखे होंगे तालाब के पास में बहुत सारी काई निकलती है, उसी से मॉस तैयार होती है। कोकोपीट जो है वो नारियल का जो छिलका होता है उससे तैयार होती है, तो वो 5 किलो का केक बना के रखते हैं। उसका प्रोसेस क्या है कि एक टब में आप वो कोकोपीट को डाल दें और पानी डाल के छोड़ दें, तो वो क्या होता है, पूरा खिल जाता है। तो आपका 1 बोरी 2 बोरी आपका तैयार हो जाता है। और जब वो उसको धूप में सुखा दीजिए। धूप में सुखाने के बाद उसके बाद ही आप उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो मिट्टी में कीड़े वगैरह जल्दी लग जाएंगे। अब जैसे बहुत सारी सब्जियां वगैरह ख़राब हो जाती हैं, मतलब छिलके वगैरह जो होते हैं, आप उसकी भी खाद बना सकते हैं अगर आपके घर में जगह है तो। फंगस भी बहुत जल्दी लगती है, जैसे हिबिस्कस में फंगस बहुत लगती है, उसमें आपका नीम के तेल का स्प्रे करना चाहिए। और नीम के तेल का स्प्रे करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि फंगस जल्दी नहीं लगता। आप बेबिस्टिन का भी स्प्रे कर सकते हैं। अब कुछ पत्ते की ग्रोथ रुक जाती है जैसे गर्मी के दिनों में, तो आप क्या कर सकती हैं, नीम की खल्ली और सरसों की खल्ली की जो खाद बनती है उसको छान के 1 लीटर पानी में 10 बूंद उसका खाद का डाल के पत्तों में स्प्रे करेंगी तो पत्ते अच्छे होंगे गर्मी के दिनों में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो खाद बहुत तेज होती है। बोनसाई में प्रोनिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अनुकूल वातावरण में पौधे का अनावश्यक विकास होने लगता है, जिसे सही आकार देने के लिए प्रोनिंग करना पड़ता है। और यही कार्य बहुत सावधानी से करना होता है और सही समय पर करना होता है। प्रूनिंग इसलिए करनी पड़ती है कि खूब झाड़ जैसे हो जाते हैं, तो थोड़ी सी प्रूनिंग की, बहुत हार्श प्रूनिंग ना करें जिससे पौधा खराब हो सकता है। बड़े पौधों को तो आप प्रूनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। छोटे प्लांट को हम लोग बहुत केयरफुली करते हैं, क्योंकि छोटे पौधे जल्दी मरते हैं। गर्मी में पौधे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बड़ वगैरह को भी अगर ज़्यादा हार्श प्रूनिंग कर दें तो बड़ भी मर जाता है। पीपल है, बड़ है, ये सब भी खराब हो जाते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए गर्मी के दिनों में। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर पीएम मोदी ने रखी एक नई परियोजना की आधारशिला। LIGO इंडिया प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, जारी किया डाक टिकट सिक्का। समलैंगिक विवाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला रखा सुरक्षित। संविधान पीठ करेगी समलैंगिक जोड़ों की कानूनी मान्यता पर फैसला। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, बरकरार रहेगी शिंदे सरकार, कहा उद्धव पद नहीं छोड़ते तो राहत देते। दिल्ली के प्रशासनिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली सरकार को दिया ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार, 5 जजों की बेंच ने एकमत से सुनाया फैसला। पंजाब के नंगल में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, स्कूल के 10 बच्चे बेहोश, स्टूडेंट टीचर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई संरक्षित वातावरण में कई तरह की फसलों की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी के तहत आज हम बात कर रहे हैं खीरा की उन्नत खेती के बारे में। तो जो किसान संरक्षित वातावरण में खीरा की खेती करना चाहते हैं, वे किस तरह से करें इसकी उन्नत तकनीक से खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ NK गुप्ता। राम राम किसान भाइयों, आज फिर हम एक नई लाभदायक और टिकाऊ खेती के बारे में बात करते हैं। हमेशा अपन जब बात करते हैं तो लाभदायक खेती के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि इस समय हमारे पास में संसाधन कम होते जा रहे हैं, पानी कम होते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम ऐसी क्या खेती का चयन करें जो हम पारंपरिक खेती को छोड़कर हम एक नई तकनीक, नई चीज़ की तरफ जाए जिससे हमको आमदनी अच्छी मिले। तो उसमें यह है, ये जो आप संरक्षित खीरे की खेती बड़ी लाभदायक खेती है। तो आज हम उसी खीरे की खेती के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ज़मीन को हम सूर्य के ताप से उपचारित करके और उसमें अच्छा सा जीवांश पदार्थ की मात्रा डाल के, वर्मी कंपोस्ट है, और उस ज़मीन को अपन सुडोमोनास जिसको कह सकते हैं, ट्राइकोडर्मा पाउडर है और फंगस है, नीम की खल है, ऐसी चीज़ों से ज़मीन को उपचारित रचित उसको जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ा देते हैं। खीरे की भी खेती 2 तरह से होती है, एक खुले खेत में, एक संरक्षित। जो संरक्षित होती है उसकी किस्में अलग आती है, जिसको पार्थिनोकार्पिक भी बोलते हैं कि बीज रहित किस्में, और जो बाहर वाली अलग किस्में आती है। तो जो संरक्षित खेती में उसमें पूसा पार्थिनोकार्पिक खीरा नंबर 1, पूसा ने भी इसकी किस्में निकाली है। खीरे की खेती के लिए हमें 4000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 9000 पौधे, 9000 बीज को काम में लेते हैं। इन बीजों को अपन पौध तैयार करके या डायरेक्ट बीज को उपचारित करके लगाते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। किसान भाइयों, संरक्षित वातावरण में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। मल्च का इस्तेमाल करने से खरपतवार पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ ही इसके प्रयोग से खेत में नमी संरक्षित रहती है। खीरे की खेती से अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार लेने के लिए पौधों को सहारा जरूर दें। पौधों को सहारा देने के लिए आप सुतली को भी काम में ले सकते हैं। खीरे की बेल को सुतली से बांधते समय ज्यादा टाइट ना बांधे, इससे बेल के कट जाने का खतरा रहता है। साथ ही साथ इसमें जो खरपतवार प्रबंधन है, जिसको कहते हैं कि सिंचाई प्रबंधन है, समय समय पर NPK मात्रा देना, ये बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के द्वारा, फर्टिगेशन के द्वारा इसमें हम देते रहते हैं। किसान भाइयों, खीरा की फसल में बुआई के बाद 2 किलो 19-19-19 3 से 4 बार में ड्रिप के माध्यम से दिया जाता है। उसके बाद फलन अवस्था पर 2 किलो 0050 3 से 4 बार में दिया जाता है, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार भी मिलती है। अब आप देख रहे होंगे कि हमने देखो बड़ा इसी में कीटों से जो चिपकने वाले कीट, चूसने वाले कीट है, हमने ये एक प्लास्टिक का स्टिकी
यहाँ पे लगा रखा है, तो जैसे कीट आता है तो वो इस पे चिपक जाता है, क्योंकि कीट हमेशा कलर से आकर्षित होता है और आकर्षित होता है। इसके पास में जो चिपचिपा पदार्थ लगा रखा है, कीट चिपक जाता है, बिना दवाई के कीट का नियंत्रण हो गया। किसान भाइयों, इन कीटों के रासायनिक नियंत्रण के लिए आप नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें। और यदि फिर भी इन कीटों का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, खीरा की फसल में लीफ माइनर कीट की भी समस्या अधिक देखी जाती है। ये कीट पत्तियों के हरे पदार्थ को खुरच कर खाते हैं, जिससे प्रभावित पत्तियों पर टेढ़ी मेढ़ी सफेद धारियां नजर आने लगती हैं। कुछ समय बाद पत्तियां कमजोर होकर गिरने लगती हैं और प्रकोप बढ़ने पर पौधों के विकास में बाधा आती है। तो इस तरह की हानि से बचने के लिए आप ग्रसित पत्तियों को निकालकर नष्ट कर दें और इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, खीरा की फसल को फफूंद जनित रोगों से बचाने के लिए आप कॉपर ऑक्सिलोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, जिससे आप इन रोगों पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, 40 दिन में इसकी फसल लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो 72 से 75 दिन की कंप्लीट फसल होने तक इसकी चलती है। इसकी तुड़ाई करते थे और इस तरह से आप देखोगे कि ये अंदर, ये ओपन में नहीं है, अंदर की अंदर ही आप इसकी खेती करके तुड़ाई करके और करीबन 4 महीने में हमारा किसान भाई आराम से 4000 वर्ग मीटर के क्षेत्र से 35 टन से लेकर 40 टन, कई किसान भाई तो 45 टन तक की खीरा निकाल के बाजार में बेच के और आराम से इसमें 3-4 लाख रुपए की तो शुद्ध आय को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग खेती करके अधिक आमदनी को प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर पीएम मोदी ने रखी एक नई परियोजना की आधारशिला। LIGO इंडिया प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, जारी किया डाक टिकट सिक्का। समलैंगिक विवाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला रखा सुरक्षित। संविधान पीठ करेगी समलैंगिक जोड़ों की कानूनी मान्यता पर फैसला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम निश्चित रूप से फसलों की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इसीलिए मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, शहीद गुड्डाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुमरावट जगदलपुर बस्तर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बस्तर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन धान दूध भरने की अवस्था में है, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन तिल की फसल पुष्पन और फली बनने की अवस्था में है, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मूंगफली की फसल पककर तैयार हो जाने पर खुदाई करें। जिन खेतों में गन्ने की फसल घुटने की ऊंचाई तक आ गई हो, उन खेतों में निराई गुड़ाई करने के उपरांत नाइट्रोजन की शेष मात्रा का आधा हिस्सा डालकर मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करें। खरीफ फसलों की बोनी से पूर्व खेतों में लगने वाले कृषि यंत्र एवं उपकरणों की व्यवस्था कर आवश्यक मरम्मत कर लेवें। खेत की गहरी जुताई करें और पॉलीथीन से ढक दें, जिससे मृदा जनित खरपतवार, बीमारी एवं कीटों के अंडे नष्ट हो जाएं।
लता वाली सब्जियों में जल एवं उर्वरक की सही मात्रा अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। कद्दू वर्गीय फसलों में लाल कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू की फसल में जल मांग अधिक होती है, अतः प्रतिदिन सिंचाई करें। बेर की टॉप वर्किंग का यह सही समय है, अतः अति शीघ्र टॉप वर्किंग करें। उद्यान की फसल मुख्यतः फल उद्यान लगाने के इच्छुक किसान भाई गड्ढे 1x1 मीटर का तैयार कर उपचार के लिए खुले रखकर धूप दिखाएं। साथ ही फल वृक्षों के किस्मों का चयन कर पौधे लगाने की व्यवस्था करें। पौधे लगाने का कार्य बरसात के मौसम में ही करें। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। किसान भाई अपने जानवरों को धूप में निकलने से बचाएं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। पशु बाड़े को हवादार बनाएं एवं गीले वारदाने लटकाकर ठंडा रखें। यदि संभव हो तो पशु बाड़े में फोगर की व्यवस्था करके हर 4-5 घंटे में फोगर चलाएं। भैंस वंशीय पशुओं को पानी भरे तालाब में छोड़ें। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम लोहरा जिला सागर के किसान सर्वेश कुमार ने। आप गाय भैंसों में गर्मी के आने के लक्षणों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सर्वेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पशुओं को गर्मी के जो लक्षण होते हैं ग्रामीण अंचल इलाकों में हमें पता नहीं होता है कि इसके क्या लक्षण हैं कि जानवर गर्मी में आया है कि नहीं आया है। इसके लिए हम आपको कुछ सेलिएंट पॉइंट जो छोटे छोटे बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं, उसके बारे में बताएंगे। पहला है कि जब पशु गर्मी में आता है, पहला लक्षण जो है कि जब पशु गर्मी में आता है तो वो आवाज़ करना चालू करता है, जिसको बोलते हैं रंभाना, चिल्लाना चालू करता है। दूसरे लक्षण हैं कि बगल वाले जानवर, अगर झुंड में जानवर हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तीसरे लक्षण हैं कि पशु के योनि द्वार से सफ़ेद झिल्लीदार एकदम सफ़ेद द्रव तरल पदार्थ निकलता है जो कि नीचे तक आता है उसके घुटनों के बराबर तक, जिससे हम देख के यह पहचान कर लेते हैं कि जानवर गर्मी में आया हुआ है। तीसरी पहचान है कि इसके योनि द्वार में सूजन दिखाई देती है। सूजन से भी पता चल जाता है कि जानवर गर्मी में आया हुआ है। किसान भाइयों, भैंस में गर्मी के लक्षण बहुत हल्के होते हैं। इनकी तुलना गाय से नहीं करनी चाहिए। लक्षण यदि ठीक प्रकार से पहचान में नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर से जांच करा लें। इसके अलावा यदि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो आप इस गर्मी को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इस गर्मी की तारीख कहीं पर लिख कर रख लें और 20 से 22 दिन बाद यदि ये लक्षण फिर आते हैं तो यह समझें कि भैंस निश्चित रूप से गर्मी में है। भैंस को अवश्य गाभिन कराएं। कुछ डिवाइस का यूज़ करते हैं, जैसे एक होती है प्रेशर डिवाइस, जिसमें जब कोई जानवर एक दूसरे जानवर के ऊपर माउंट करता है तो उसमें आवाज़ आती है। एक डिवाइस हो गई। दूसरी डिवाइस हो गई, कुछ हम पेंटिंग कर देते हैं टेल पे उसके, जिसके कि जो जानवर माउंट करता है उसके ऊपर छप जाता हो कलर, जिससे हम ये पता कर लेते हैं कि जानवर गर्मी में है। इसके अलावा हम कुछ वैक्सोटमाइज्ड बुल, जिसके हम वैक्सोटॉमी को बांध देते हैं, लाइगेट कर देते हैं या सर्जरी द्वारा उसको हम काट देते हैं, जिससे कि उसमें एज ए टीजर बुल की तरह यूज़ करते हैं और जानवर गर्मी में है इसका पता कर लेते हैं। कुछ भैंसों में शांत मद के कारण गर्मी के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, परंतु गर्मी आने से 3 से 4 दिन पहले तक उसके थन दूध से भरे दिखाई देते हैं। इसे डोका कहते हैं। आमतौर पर डोका इस बात का सूचक माना जाता है कि भैंस गर्मी में आने वाली है। यदि डोका करने के 3 से 4 दिन बाद भैंस तार देती है तो समझें कि भैंस गर्मी में है।
यदि डोका लंबे समय तक बना रहता है तो डॉक्टर द्वारा जांच करा लें कि कहीं डिंग ग्रंथि में कोई सिस्ट तो नहीं बना है और इलाज कराएं। हमें यह पता होना चाहिए कि अगर जानवर गर्मी में आता है तो मुख्यतः अगर जानवर सुबह आया है तो उसको शाम को कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए, अगर शाम को गर्मी में आया है तो उसको सुबह के टाइम गर्भाधान कराना चाहिए। इसके लिए हम कहते हैं मॉर्निंग इवनिंग रूल। अगर मॉर्निंग में आया है तो शाम को आई कराते हैं और शाम को आया है तो नेक्स्ट मॉर्निंग में आई कराते हैं, जिसके दौरान उस समय ओव्यूलेशन हुआ होता है और जैसे ही स्पर्म पहुंचता है उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जानवर के गर्भ धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। भैंस आमतौर पर 24 घंटे गर्मी में रहती है। इस दौरान उसे कभी भी गाभिन कराया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक सलाह यह दी जाती है कि उसे गर्मी के अंतिम 12 घंटों में कभी भी गाभिन करा लें। कुछ किसान भाइयों की यह सोच है कि भैंस को तब गाभिन कराएं जब वह ठंडी हो जाएगी। गर्मी समाप्त होने पर भैंस को वह अगले दिन लाते हैं। यह सोच बिल्कुल गलत है। इस स्थिति में भैंस के गाभिन होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। आमतौर पर 12 घंटे के अंतराल पर 2 बार गाभिन करवाना लाभप्रद रहता है। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।